हेलो, नमस्कार मेरे भाई, गुड इवनिंग आप सभी को। आ जाओ जी। क्या कर रहे थे मेहरबान कदरदान, बता दे जरा, क्या इतिहास रच लिया। और आज क्लास नंबर भी बता देना मेरे भाई, सो दैट हम देख सके चीजों को। ये थी जी हमारी काम। प्रेपोजिशन क्लास नंबर 7 है आज, ठीक है जी। प्रेपोजिशन क्लास नंबर 7 आज हमारी है। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था 2 या 4 लीव 4 वगैरह ये किया था, है कि नहीं। चलो आ जाओ, सबके सब आ जाओ सर, फिर करते हैं, चलो। अभी कहाँ, चलो तो पता, शाम तक तो यही है। आ जाओ भाई, अभी बनवा दें ना। हाँ, तीसरी यार। और क्या, एक बार बिस्किट के साथ, एक बार तब वो लेमन टी बनवाना। चलो यार, उधर अभी साहिल था तो मैंने बोला चाय बनवा देगा, मजे ले लो, तीसरी चाय आ जाओ आपकी, लेमन टी बनवा दो। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है भाई। पता है क्या, लोगों से आप जैसा व्यवहार करेंगे ना, रिप्लाई भी वैसे करेंगे, आप प्यार से बात करेंगे, वो भी आपकी सेहत का ध्यान रखेंगे। पता है तीसरी चाय का क्या मतलब सर। ठीक है, चलो बेटा, कहानी करते हैं चालू। और हमने लास्ट जो आना था आगे भाई, सब सभी एक बार देखना लाइव में। गोलू बेटा, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। प्रणव, मैं कूद दूंगा, वो कह रहा है सर क्लास में बफरिंग है, क्लास यहाँ से चालू। ठीक है, चलो बेटा, तो क्लास नंबर 7 से स्टार्ट। यूज ऑफ आपको पढ़ना है ड्यू टू, ठीक है। एंड या वर्सेस तो ऐसे लिख लो, सॉरी सॉरी, अगर लिख लिया तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यूज ऑफ ड्यू टू, ओइंग टू। भाई ड्यू टू और ओइंग टू में क्या फर्क है, ये हमने पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखो यूज ऑफ ड्यू टू और ओइंग टू में वर्सेस लिखवाने वाला था, ठीक है, वर्सेस लिखवाने वाला था। वेरी गुड। तो ड्यू टू और ओइंग टू में क्या फर्क है, देखो भाई, बहुत ही प्यारा। अगर आप ड्यू टू यूज करते हैं, हाँ, तो ऐसे लगाइएगा, मतलब ये लाइन, और ये भी प्रेपोजिशन होती है। इस प्रेपोजिशन के बाद आता है इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रेपोजिशन के बाद आता है इसका ऑब्जेक्ट, तो ये बनती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये बनती है प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये बनती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज, हाँ, एज एन एडजेक्टिव यूज होनी चाहिए, तो ड्यू टू आएगा, एज एन एडजेक्टिव यूज होनी चाहिए, ये आएगा। कई बार खोपड़ी खराब हो जाती है ग्रामर को सोच के भी कि साला इसकी जरूरत क्या थी, ठीक है, इसकी जरूरत क्या थी, बात है कि नहीं। कई बार दिमाग खोपड़ी खराब हो जाती है, इसकी जरूरत क्या थी ऐसा करने की। पता है क्या किया, अगर ओइंग टू आएगा ना, हाँ, अगर ओइंग टू आएगा, अगर ओइंग टू के बाद प्रेपोजिशन, मतलब सॉरी, ओइंग टू प्रेपोजिशन होगा, ठीक है, हाँ, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियसली बात ऑब्जेक्ट आएगा, तो भाई मेरे ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी, ये भी बात तय है सर, साथ साथ कॉपी रखना, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज बनेगी, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब बननी चाहिए। देखो भाई साहब, मतलब अगर एडवर्ब बनेगी तो ओइंग टू पेपर में लगाओगे, अगर एडजेक्टिव बनेगा तो ड्यू टू लगाओगे। अब होती है ना खोपड़ी खराब, अब एक ही रख लेते यार, कई इंग्लिश में कई फालतू की बकवासबाजी जिनका कोई अर्थ नहीं, लेकिन पापी पेट का सवाल है, नौकरी चाहिए ना बाबू, तो आप क्या करोगे, ड्यू टू और ओइंग टू का ध्यान रख लोगे, ड्यू टू और ओइंग टू का ध्यान रख लोगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें अब कैसे पहचानेंगे सर पेपर में कि ये एडजेक्टिव है या कैसे पहचानेंगे ये एडवर्ब है, मुद्दा ये तो है बेटा। जो एडवर्ब है, हाँ, इस पे यार लगाओ, ये है एक्शन, एक्शन क्यों हुआ, व्हाई, क्यों, क्यों, तो जो क्यों, क्योंकि, ओइंग टू कैसा मीनिंग देगा, बिकॉज ऑफ की तरह, थोड़ी देर में इससे अगला मैं बिकॉज ऑफ भी कराऊंगा। ये क्योंकि का मीनिंग देता है, क्योंकि मैं नहीं आया था क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है, मैं उस बंदे की वजह से नहीं आया था, ओइंग टू। सो क्योंकि रीजन बताने का काम करते हैं बेटा दोनों के दोनों, ठीक है, रीजन बताने का काम करते हैं दोनों के दोनों। तो ये भी क्या बताएगा भाई, रीजन, ये भी क्या बताएगा, रीजन, लेकिन ये रीजन, ये भी कारण बताएगा बेटा, रीजन, हाँ, और ये प्रेपोजिशन फ्रेज एडवर्ब है, ये भी क्या बताएगी, रीजन। सर दोनों ही तो कारण बता रहे हैं, क्यों, लेकिन ये एक्शन का कारण है और ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, ये एक्शन का कारण है, वो एज एन एडजेक्टिव यूज हो जाएगा, ठीक है भाई, ये रखिएगा। डन। तो सर पहचानेंगे कैसे पेपर में, अब बड़ा सवाल हुआ ना, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, पहचानेंगे कैसे, उसका एक इलाज है मेरे बच्चे, इसी के नीचे आप कॉपी करेंगे। उसका इलाज क्या है, आपको एक सब्जेक्ट नजर आएगा, इसी के नीचे लिखना बेटा, आपको लिंकिंग वर्ब नजर आएगी, लिंकिंग वर्ब नजर आएगी। लिंकिंग वर्ब अपने आप में क्या होती है, जैसे इज, एम, आर, वोज, वर, मतलब बेटा बी की फॉर्म। लिंकिंग वर्ब यहां पर क्या है, मतलब बी की फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी की फॉर्म, होना, 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 मैं हूं, मैं हूं, मैंने बोला मैं हूं अपने मां बाप की वजह से, मैं हूं अपने सच्चे दोस्तों की वजह से, मैं हूं अपने स्टूडेंट्स की वजह से, मैं हूं, तो मैं किनकी वजह से हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं। तो बेटा यहां पता है आप किसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इस सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो, और तो यहां पर वो क्या रहा होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि मेरे बच्चे भाषा में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या भाषा में सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, इसके अलावा तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं। और जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली बात है मेरे भाई, वहां पर उसी के बारे में होगा, तो दुनिया इधर से उधर हो जाए बेटा, यहां पक्का ड्यू टू लगाना, यहां ओइंग टू आएगा ही नहीं, तो यहां फिर क्या लगाना, ड्यू टू लगाना, यहां ओइंग टू आएगा ही नहीं। सबसे बड़ी हिंट दे दी मैंने आपको, सबसे बड़ी हिंट दे दी आपको, तो इसके अलावा तो भाई सब खत्म, बस तो आपको कोई झंझट ही नहीं रहा फिर तो आपका, डन है, वेरी गुड। और अगर किसी वर्ब को एक्शन को रिप्लेस कर रहा होगा, एक्शन को बता रहा होगा क्यों, हाँ, तो फिर डन है। अब बेटा पूरी गहराई से बात कब समझोगे, जब मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा। एक बार आप यहां पे कॉपी करो, फिर इसका एग्जांपल। हे भगवान,
पहले समझा दो फिर कॉपी करवा फिर तेरा ब्याह करवा दूं मैं पगले। इतनी आसानी से इतने आहिस्ता समझाता चल रहा हूं, साथ साथ लिखता रहे बेटे। तो आराम है, जितना आरामदायक शरीर को बनाओ उतना आरामदायक बन जाएगा। ठीक है जी, चलो इस बात को समझाता हूं बेटा मैं कैसे, एग्जांपल से मजा आएगा। देखो, ही कुड नॉट विन द मैच, मैच नहीं जीत सका ड्यू टू owing to his carelessness. He could not win the match due to owing to his carelessness. तो वो मैच नहीं जीत सका किसकी वजह से? अपनी केयरलेसनेस की वजह से। ठीक है, डन है। अब क्या नहीं जीत सका, ये क्या हुआ? एक्शन। क्यों नहीं जीता मैच? तो बेटा इस ही की एक्सप्लेनेशन है। नहीं सर क्यों नहीं जीता मैच, वाई, क्यों नहीं जीत सका? सर अपनी केयरलेसनेस की वजह से। कारण बता रहे बेटा, एक्शन का कारण बता रहे। वो मैच नहीं जीत सका क्यों? तो इसी का आप आगे कारण बता रहे बेटा, क्यों नहीं जीत सका? सर उसकी केयरलेसनेस की वजह। पॉइंट टू, पॉइंट टू। सो ही कुड नॉट विन द मैच ओइंग टू हिज केयरलेसनेस, अपनी केयरलेसनेस की वजह से। तो मैच नहीं जीत सका, तो भाई ऑब्वियसली बात यही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू ओइंग टू अपनी बीमारी की वजह से, अपनी बीमारी की वजह से। तो ही डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, उसने मीटिंग अटेंड नहीं की थी, है ना? तो उसने मीटिंग अटेंड नहीं की थी। क्यों नहीं की थी मीटिंग अटेंड? सर ये तो मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी, इसकी एक्सप्लेनेशन है। क्यों नहीं की थी अटेंड, क्यों नहीं की थी? ओइंग टू, बात हुई ना भाई? तो ड्यू टू ओइंग टू। वेरी गुड। मैंने बोला हिज केयरलेसनेस इज ड्यू टू ओइंग टू हिज लेजीनेस। अब समझो बेटा, हिज केयरलेसनेस इज ड्यू टू या ओइंग टू हिज लेजीनेस। उसकी केयरलेसनेस किसकी वजह से है? उसकी केयरलेसनेस किसकी वजह से? सर उसकी लेजीनेस की वजह से। मतलब वो केयर नहीं करता क्योंकि वो आलसी इंसान है। अब देखो बेटा, अच्छा ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक्शन, एक्शन तो है ही नहीं। अरे ये तो बी की फॉर्म है, होना। ओह माय गॉड, इसका मतलब उसकी केयरलेसनेस, हाँ क्यों है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है बेटा। उसकी केयरलेसनेस को एक्सप्लेन कर रहा है। केयरलेसनेस क्या, नाउन क्या है? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है मेरे बच्चे, तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। अब क्या आएगा? तो हिज केयरलेसनेस इज ड्यू टू हिज लेजीनेस, ड्यू टू हिज लेजीनेस। इसलिए मैंने बोला बेटा बी की फॉर्म के बाद जब आपको दिखे तो ऐसे समझना। ठीक है, वेरी गुड, आसान हो गया ना? देखो पुत्र, योर स्ट्रेंथ इज, ठीक है, ड्यू टू ओइंग टू, ठीक है, योर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू ओइंग टू हिज ब्लेसिंग्स। उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप की जो है स्ट्रेंथ बनी हुई है, बोलते हैं ना, उसकी पूजा पाठ का असर, उसके आशीर्वाद का असर। तो बेटा एक बात बताओ, इज है ना, खाली फिर से वही काम है, होना। क्या होना? आपकी स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ किसकी वजह से? इसकी वजह से। तो एडजेक्टिव ओइंग टू नहीं, ड्यू टू आएगा। इसकी वजह से, वजह से, हिंदी ड्यूटी की वजह हो जाएगी, वजह से, इसके कारण से। ये होता है बेटा ओइंग टू ड्यू टू के दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, मीनिंग सेम है, तभी तो मैं गाली दे रहा था इंग्लिश को। मीनिंग सेम है, सिर्फ खाम खाम से ले रहे हैं, मीनिंग सेम है बेटा दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। एक बात कई बार याद रखना बेटा, मैंने बोला द ट्रैफिक कुड नॉट मूव, ट्रैफिक नहीं हिल रहा था ड्यू टू ओइंग टू बैड वेदर, बेकार मौसम की वजह से ट्रैफिक नहीं हिल रहा था। तो बेटा अब एक बात बताओ, क्या होने को बता रहा है? नहीं सर, मूव। द ट्रैफिक कुड नॉट मूव, क्यों नहीं मूव कर रहा था? एक्शन ओइंग टू, द ट्रैफिक कुड नॉट मूव ओइंग टू। कई बार ये बात पहले लिख देगा, ध्यान से देखिएगा, सतर्क रहें, सावधान रहें। कई बार पहले लिख देगा ड्यू टू ओइंग टू बैड वेदर, कॉपी करना है एग्जांपल के द्वारा, बैड वेदर द ट्रैफिक कुड नॉट मूव। तो ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा था, ट्रैफिक मूव नहीं कर रहा था ड्यू टू ओइंग टू बैड वेदर, ट्रैफिक कुड नॉट मूव। तो ये हो गया बेटा मूव नहीं कर रहा था, तो वो कारण पहले भी बता सकते हो, कई बार उसको पहले एक्सप्लेन कर देगा, तो मीनिंग या आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा, बात सेम है। छोड़ो, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ड्यू टू ओइंग टू आपके दिमाग में घर कर गया होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। डन। अगर मैं बोल दूं आई हैव पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया है, आई हैव पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया है ड्यू टू ओइंग टू हिज ब्लेसिंग्स, उसकी ब्लेसिंग्स की वजह से। तो बेटा देखो, अब यहां तो ये ब्लेसिंग्स इसको एक्सप्लेन कर रही थी, स्ट्रेंथ को, लेकिन यहां ये एग्जाम पास कर लिया, ये पास को एक्सप्लेन कर रहा है। ट्रैफिक के पहले द आर्टिकल में बता दो तो ज्यादा ठीक रहेगा भाई, प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन सीख ले मेरे बच्चे। ठीक है, ओए राम, ऊपर का कॉपी करना रहेगा, ये लो जी, ये शिकायत है तुम्हारी पूरी नहीं हो, बस कर ले भाई शांति से। हाँ बेटा, एमआरबी की फॉर्म के बाद ही ड्यू टू आएगा, बस। वेरी गुड।
हो गया जी कॉपी, लगा दी आग, डन, बढ़ ले आगे। वो क्या क्लास नहीं हो रही क्योंकि सर मरने को हो जा रहे हैं सुबह से शाम तक पढ़ाते पढ़ाते। अब इन हड्डियों में इतनी जान नहीं रही बेटा। तो 9:30 बजे से 7 बजाते थे तुम, पौने 7, उसके बाद कहाँ जान रही मेरी, कब असाइनमेंट बनाऊं। ठीक है चल भाई आगे देखो बेटा। अब मेरे पुत्र मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज, इसी के नीचे लिखो बेटा वर्सेस। बिकॉज ऑफ में क्या फर्क है, देख विमला इनमें कोई फर्क नहीं है। बिकॉज होता है कंजंक्शन और बिरजू भाई बिकॉज ऑफ होती है प्रेपोजिशन, बस इतना फर्क है बेटा। अब कौन कमबख्त इनको समझाए कि इस पर बेस्ड भी सीजीएल में एरर दे दिया होता है। जब भगवान ने नौकरी लगानी होती है ना भाई साहब, तो कुछ भी आ रहा था पेपर, कुछ भी। जैसे मैंने बोल दिया ही वाज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया भाई, पकड़ लिया, धर दबोचा। बिकॉज ऑफ ही वाज फाउंड स्टीलिंग, लौंडा हमारा चोरी करता हुआ पकड़ा गया तो धर लिया पुलिस ने। अब एक बात बताओ भाई, ही वाज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ ही वाज फाउंड स्टीलिंग, अरे यार इधर एक स्टेटमेंट इधर एक स्टेटमेंट, तो यार कंजंक्शन की जरूरत है। ठीक है तो कंजंक्शन तो बिकॉज ऑफ नहीं बेटा, बिकॉज आएगा। ठीक है तो ये आ जाएगा बेटा। तो बिकॉज ऑफ जो अपना पंगा क्रिएट करेगा वो कहीं ना कहीं ये है, डन है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोला बेटा ही डिड नॉट कम यस्टरडे, वो कल नहीं आया था। मैं बोला कहीं नहीं आया, कहता बिकॉज हिज इलनेस। मैं बोला है बिकॉज हिज इलनेस। बेटा अब यहां चेक करो नीचे वाले एग्जांपल में, अब आपने बोला ही डिड नॉट कम यस्टरडे बिकॉज हिज इलनेस, बिकॉज हिज इलनेस तो गलत हो गया, हिज इलनेस तो ऑब्जेक्ट हो गया, स्टेटमेंट तो है नहीं बेटा। ओ अगर ये है बेटा ऑब्जेक्ट तो यहां बिकॉज नहीं बिकॉज ऑफ हिज इलनेस होना। बात समझ बेटा। तो एक कंजंक्शन एक प्रेपोजिशन है, मीनिंग दोनों का बेटा सेम है, सिर्फ फर्क इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन जब जैसे ही मैंने ये पढ़ाया अब बच्चे ने बोला सर ये तो एक डाउट है मेरा। मतलब क्या डाउट है बेटा? वो डाउट इसका ये आ गया छोटू भाई कि सिर्फ बिकॉज ऑफ और ओइंग टू में क्या फर्क है। ओइंग टू भी तो रीजन बताता है आपने कहा, और बिकॉज ऑफ द रीजन बताता बेटा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। इसी के नीचे आप नोट टका दो और लिख दो भाई बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओइंग टू, बेटा सेम मीनिंग। और एक और बात बताना नहीं किसी को, वरना फिर सब पेपर निकाल लेंगे। ये दोनों एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं बेटा, ये दोनों एडवर्ब फ्रेज बनाते हैं बेटा। ठीक है अगर मैंने कहा था हिज स्ट्रेंथ इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ, या मैंने कहा ओइंग टू हिज ब्लेसिंग्स, तो आप कहोगे सर मुझे यहां तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए क्योंकि होना आ गया। आपने अभी भी बताया तो ड्यू टू आएगा, ना तो बिकॉज ऑफ आएगा ना ओइंग टू आएगा। लेकिन छुटकू अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखूं और मैं ये कहूं मेरे बच्चे ही डिड नॉट कम, ठीक है, या मैं कर दूं द ट्रैफिक वाला एग्जांपल, द ट्रैफिक कुड नॉट मूव, ट्रैफिक नहीं मूव कर सकता था, ठीक है, ड्यू टू, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बिकॉज ऑफ बैड वेदर। तो छोटू भाई यहां ओइंग ड्यू टू तो गलत हो गया क्योंकि मूव नहीं कर सकता था, क्यों? तो यहां ओइंग टू बिकॉज ऑफ दोनों सही हुए। आप बोलोगे बेटा सर पेपर में दोनों आगे तो, पेपर में दोनों आगे तो, पेपर में दोनों आगे तो बेटा कोई फर्क नहीं है। ठीक है इसका मतलब पेपर वाले का दिमाग चाहिए कौन सा ऑप्शन मार्क करेगा, पेपर दोनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, दोनों एरर होंगे। तो बिकॉज ऑफ और ओइंग टू में कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों प्रीपोजिशन है, एडवर्ब फ्रेज है, ड्यू टू एडजेक्टिव है, बस खत्म करो। ठीक है बेटा इसका मतलब ये है दोनों कारण बताते हैं बेटा, रीजन ये भी कारण बताता है ओइंग टू, बिकॉज ऑफ भी कारण बताता है ओइंग टू, तीनों का मीनिंग सेम है। बिकॉज ऑफ ओइंग टू बेटा वो एडवर्ब फ्रेज काम करेंगे, जैसे ओइंग टू समझा, जहां जहां ओइंग टू आ सकता है बिकॉज ऑफ आ सकता है, कहानी खत्म। और ड्यू टू तो अलग सेपरेट है ही अपने स्वैग में। तो भाई बताओ ऐसे करो जहां ओइंग टू आ सकता है बेटा बिकॉज ऑफ आ सकता है, कहानी में कोई फर्क तो है नहीं। ठीक है भाई बच्चा कह रहा है फिर से हिंट दे दो सर, ये ले भाई फिर से समझा दी। तो जहां जहां ओइंग टू आ सकता है बेटा वहां बिकॉज ऑफ आ सकता है कि नहीं? अब बताओ इससे आसान क्या करूं? स्लाइड नीचे कर दें, ये ले मेरे भाई। तो बेटा बिकॉज कंजंक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, जहां ओइंग टू है वहां बिकॉज ऑफ है, कारण बताएगा, एडवर्ब है, ड्यू टू एडजेक्टिव, बस। ठीक है बेटा कितने पेज छोड़ दो, मेरे को क्या पता भाई तूने कब से क्लास मिस किया बेटा, पहले पुरानी क्लासेस कवर कर यार। ऐसे कॉमन क्वेश्चन आप पूछते हो फिर तुम नाराज भी होते हो सर, आप रिप्लाई नहीं, क्या रिप्लाई करूं बेटा इसका बता। तेरी क्लास मिस होगी, स्टार्टिंग से देख कॉपी कर। मैं भगवान मेरे को क्या पता कितने पेज छोड़े बेटा तू, पहले पुराना रिवाइज करो। और बताओ जी क्या क्या है? ये भगवान एक दो है तो सही मस्त कह रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है? कुछ ना बेटा, प्रेपोजिशनल फ्रेज तब होती है जब जब दो आपस में आपके पास पहला लाइन हो, हाँ, और एक पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। भाई साहब लौंडे मस्त है। बेटा प्रेपोजिशन में कोई भाषणबाजी नहीं करूंगा मैं, माइंडसेट कैसे तैयार रखें, सिटिंग कैसे बढ़ाएं, कोई मैं बिल्कुल फालतू ज्ञान नहीं बांटूंगा। प्रेपोजिशन बहुत बंधा हुआ टॉपिक है, उसको बिल्कुल ऐसे ही चलाएंगे बिना किसी फालतू के ज्ञान बांटे। एडवर्ब फ्रेज बेटा वो होती है जो एडवर्ब का काम करती है, एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, इन चीजों के बारे में जो बताती है। एडजेक्टिव फ्रेज होती है बेटा वो शब्दों का समूह जो एज एन एडजेक्टिव काम करता है, मतलब नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करता है। जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं बेटा, कल 1:30 बजे प्रोनाउन चालू होगा। टड़ा 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 टड़ा। ठीक है जी, हेल्दी टिप्स एक ही है, रिश्तेदारों से बच के रहें, खाने के नजदीक रहें, अच्छे खाने के। ठीक है बड़े सर आगे। हाँ बेटा ही वाज अरेस्टेड, एक बात होगी क्यों अरेस्ट किया, आगे बेटा ही वो एक बात होगी क्यों अरेस्ट किया, उसका कारण बता रहे हो, लेकिन कंजंक्शन की जरूरत है ना, दो बातों को जोड़ेगा तो कंजंक्शन चाहिएगा।
ठीक है भाई, आया पक्का समझ? शर्मा तो नहीं रहे हो? नहीं घर समझना, बता देना भाई। आओ भाई, देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं यूज ऑफ एक्रॉस। एक्रॉस में खुद ही क्रॉस शामिल है बेटा, यूज ऑफ एक्रॉस। तो ये एक्रॉस का मीनिंग क्या होता है सर? बेटा एक्रॉस का मतलब यही होता है इस पार से उस पार, कहीं ना कहीं क्रॉस में बात कर रहे हो। तो देखो जरा, पहला कोई एक साइड है, ये कोई द अदर साइड, दूसरी साइड है। तो इस साइड से इस साइड एक्रॉस हो गया ना, इस पार से उस पार। अब सपोज करो एक नदी है और नदी के इस साइड से लेकर उस साइड तक एक ब्रिज बना हुआ है ना, इस साइड से लेकर उस साइड तक एक ब्रिज बना हुआ है। तो आप क्या बोलोगे? देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो रिवर की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक रिवर के क्या बना हुआ है? ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, वो चीज आपने बोला सर, तो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक। दूसरा बेटा, अब मैंने बोल दिया अक्रॉस कई बार मीनिंग देता है बेटा अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, है ना। इसमें तो अब यहां से लेकर यहां तक टच है। ठीक है बेटा, अक्रॉस अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी इंसान से अपोजिट साइड ऑफ समथिंग या समवन, किसी इंसान या किसी चीज की एक साइड से अपोजिट साइड, एक साइड से अपोजिट साइड। ठीक है, जैसे ही सॉ हिज फ्रेंड अक्रॉस द रोड, ही सॉ हिज फ्रेंड अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के उस पार उसने अपने दोस्त को देखा। तो बेटा रोड की एक साइड ये खड़ा है और रोड के क्रॉस उस पार उसने अपने दोस्त को देखा। तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर की एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, फ्रॉम वन साइड टू, यहां क्रॉस लिखा ना पहले में, यहां एरो लगा लो, लिख लो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू द अदर, वन साइड टू द अदर्स, एक साइड से लेकर दूसरी वाली, वन साइड, फ्रॉम वन साइड टू द अदर। ठीक है, दूसरा क्रॉस अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, एक साइड का अपोजिट साइड की बात कर रहे हो बेटा, तब भी आप क्रॉस लगा सकते हो। ठीक है, डन है। चलो, जैसे इसका ही टुक अ बोट, उसने एक बोट ली थी अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार से, नदी के उस पार से उसने एक बोट ली थी। तो ही टुक अ बोट अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार से, है ना भाई, ये ध्यान रखिएगा। डन, ये हुआ बेटा क्रॉस का मीनिंग। दूसरा एक लास्ट मीनिंग और है क्रॉस का बेटा, अक्रॉस का मीनिंग होता है जब आप अक्रॉस द सिटी जैसे बोल रहे हो, मतलब जगह जगह आप वो चीज फैला चुके हो। अब ये डायग्राम बनाना बेटा आपने, जैसे ही हैज ओपन्ड हिज शॉप्स, उसने अपनी दुकानें खोल ली हैं अक्रॉस द सिटी। अक्रॉस द सिटी होता है ना शहर के कोने कोने, मतलब बहुत सारी दुकानें उसने शहर में, जैसे ये सिटी है, हाँ, और ये जो चीजें होने लग रही है ना बेटा, ये है अक्रॉस द सिटी। तो जगह जगह अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द सिटी। तो ही हैज ओपन्ड हिज शॉप्स अक्रॉस द सिटी, उसने अपनी दुकानें खोली हैं शहर में जगह जगह, अक्रॉस द सिटी, मतलब पूरे शहर को उसने कवर कर लिया। एक अक्रॉस का मीनिंग ये होता है। तो बेटा तीन मीनिंग में, एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, या अपोजिट साइड अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, या एक मीनिंग है बेटा अक्रॉस द सिटी, शहर के कोने कोने पर, ये अक्रॉस होता है। तो अक्रॉस के कितने? तीन मीनिंग में बेटा आप इसे अंडरस्टैंड करते हो। ओके सर, कर लो बेटा कॉपी, फिर अगली बात करता हूं। ठीक है भाई, कॉपी आ जाओ। अब बेटा बात कर रहे हैं थ्रू। भाई ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रेपोजिशन, इसलिए मैंने बोला था बेटा प्रेपोजिशंस के फंक्शन सीखे जाते हैं। ये नहीं है कि आप खाली रट्टा मार के कर लोगे तो ठीक है आपकी पार भर जाएगी, ये ध्यान रखना। देखो बेटा, थ्रू का मतलब पहला क्या हुआ? जब आप एक बॉक्स बना लो, सपोज करो बेटा ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है और कोई चीज इसके अंदर से जा रही है, तो ये होगा थ्रू द बॉक्स। ठीक है बेटा, देखो ये ग्रास है बेटा, थ्रू द ग्रास। बहुत लोग हैं, लोगों के बीच, थ्रू द पीपल, गांवों के बीच में से साइकिलिंग की हमने, थ्रू द विलेजेस। ठीक है, डन है। तो बेटा एक मीनिंग तो होता है थ्रू का, ये डायग्राम बनाएगा अच्छे से उसको समझिएगा बेटा। ठीक है, अक्रॉस द बॉक्स नहीं बोल सकते बेटा, थ्रू द बॉक्स बोलोगे। डन है, वेरी गुड। जैसे वॉकिंग, आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, होता है बेटा जंगलों के बीच से जब आप वॉक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थ्रू द फॉरेस्ट बना। ये एग्जांपल आपको समझ आएगा बेटा। ठीक है, माय डॉग इज रनिंग थ्रू द ग्रास, घास के बीचों बीच। माय डॉग इज रनिंग थ्रू द ग्रास, घास के बीचों बीच। ठीक है, तो वो दौड़ रहा है, तो आपने बोला सर ये भी बहुत आसान हो गया। ठीक है, थ्रू द विलेजेस, थ्रू द पीपल, ये हो गया बेटा पहला मीनिंग। करो कॉपी, या इसको साइड में करके लिख दो। ये होगा भाई थ्रू का पहला मीनिंग। बेटा दूसरा मीनिंग थ्रू का, ठीक है, दूसरा मीनिंग जब आप फ्रॉम, ठीक है, के बाद कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हो, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हो बेटा, फ्रॉम मंडे टू संडे, फिर आप टू प्रेपोजिशन लगाते हो और फिर आप एंडिंग पॉइंट लिखते हो, है ना। आप इसी बात को पता है क्या कर सकते हो, और आप पॉइंट ऑफ टाइम लिखो, आप थ्रू लगाओ और भाई साहब खुश हो जाओ,
आप यहां पर एंडिंग पॉइंट लिख दो, मतलब फ्रॉम टू का मीनिंग टू दे देगा। अगर मैं ये कह रहा हूं ना बेटा किसी सेंटेंस में दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो आप इसको कह सकते हो दिस शॉप इज ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे थ्रू फ्राइडे। हाँ ये दोनों ही सही। अब अगर ये फंक्शन आपको पता ही ना हो मेरे भाई तो फंस गए ना। इसका मतलब टाइम इंटरवल के लिए फ्रॉम टू या थ्रू दोनों यूज हो सकते हैं टाइम इंटरवल के लिए। है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट? करो बेटा। अंकित प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ले भाई? द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक मैंने निकाली है, प्रैक्टिस के लिए भैया बेटा। और तुम है हो गया कॉपी? एक थ्रू का मीनिंग होता है भाई। लेकिन बेटा इसी से छोटी सी मिलती जुलती बात बता दूं मैं आपको। अगर टाइम इंटरवल है, अगर टाइम इंटरवल है तो बेटा आप थ्रू लगा रहे हो भाई, टाइम इंटरवल में आप थ्रू लगाते रहे हो, टाइम इंटरवल तो थ्रू लगा रहे हो। लेकिन आप अगर चाहें टाइम ड्यूरेशन, बेटा आपने टाइम ड्यूरेशन लगाई, बेटा रुक जाइए, इस क्लास के बाद बैठ जाओ। टाइम ड्यूरेशन में थ्रू मत लगाना, मतलब उस चीज के दौरान, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है टाइम इंटरवल के दौरान तो थ्रू, समय के ड्यूरेशन के दौरान, टाइम ड्यूरेशन के दौरान, दौरान ऐसे लिखेंगे ना भाई, या एक ही बार आएगा देखना, टाइम इंटरवल के दौरान तो अवर, ठीक है, अगर कोई ड्यूरेशन है और टाइम थ्रू के लिए आ गया, टाइम इंटरवल के लिए आ गया तो ये वाला इंटरवल आ गया तो थ्रू। ठीक है, एक बार एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को, क्योंकि खाली थ्योरेटिकली बात समझ आएगी नहीं। देखो बेटा, अगर मैं कह रहा हूं दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, तो आप इसको तो लिख सकते हो बेटा मंडे ओवर फ्राइडे। ना 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 ना, आप मंडे ओवर फ्राइडे नहीं लिख सकते, आप मंडे थ्रू फ्राइडे लिख सकते हो, क्योंकि बेटा ये टाइम इंटरवल है, क्योंकि टाइम इंटरवल है। इंटरवल का मतलब क्या होता है समझते हो बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, तो थ्रू आ रहा है। अच्छा बच्चे, अगर मैं यहां पर बोल दूं थ्रू, ठीक है, द थ्रू द लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, हाँ, थ्रू द लास्ट फ्यू डेज, हाँ, आई हैव बीन के बाद नीचे लिखा बेटा, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर, कुछ दिनों से मैं जाने का सोच रहा हूं यार, बोलते ना वैसे यार अभी कुछ दिनों से ना मैं वहां जाने का सोच रहा हूं, तो बेटा आप यहां फॉर द लास्ट फ्यू डेज भी लिख सकते हो, की बजाय आप बोलोगे फॉर द लास्ट फ्यू डेज भी लिख सकते हो, ओवर द लास्ट फ्यू डेज भी लिख सकते हो, या फॉर भी आ सकता है। तो अगर मेरे पुत्र यहां थ्रू है, लेकिन ये द फ्यू डेज जो अपने आप में बेटा ये ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन के लिए मेरे पुत्र या तो फॉर लगा दे, फॉर द लास्ट फ्यू डेज, या मेरे बच्चे यहां ओवर भी यूज कर सकते हैं, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, ओवर द लास्ट फ्यू डेज, या आप यहां इसके लिए फॉर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, करो देखो, तो ये था इस पॉइंट में बातचीत। लास्ट तक तो मैं तुम्हें प्रेपोजिशन का हीरो बना दूंगा, हीरो। ठीक है मेरे भाई, पक्का समझ आया? बहुत अच्छी बात है भाई। तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना प्रेपोजिशन की, देखना आप खुद से आंसर कर रहे हो, और मजा आएगा आपको, वो जो खौफ है ना वो खत्म। तो फॉर या ओवर यहां आ सकता है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखो बेटा, हिंट बस यही है मेरे पुत्र कि फ्रॉम और टू अगर वहां लिख पा रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट तो थ्रू है भाई, यहां से लेकर यहां तक तो थ्रू है, यहां से लेकर यहां तक। अगर वो ड्यूरेशन ही दे दी तो फिर ओवर है। हालांकि इसकी मैं गहराई में भी कूद सकता हूं, लेकिन उतनी जरूरत नहीं है मुझे भावनाओं में बहने की, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, चीजों को समझेंगे बेटा, फर्क ये होता है जो टाइम इंटरवल होता है ना, जैसे मंडे से लेकर, तो बेटा ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक, तो ये टाइम इंटरवल है, और इस टाइम इंटरवल की जो ड्यूरेशन है वो 5 डेज है। हाँ, तो अगर यहां थ्रू लगा दोगे, थ्रू तो इसके अंदर था, यहां से लेकर यहां तक ये थ्रू था, उसकी तुमने ड्यूरेशन ही दे दी तो उसमें थ्रू कैसे आ जाएगा? फिर थ्रू का तो मीनिंग ऑटोमेटिकली इसको तब आएगा वो, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली थ्रू है, तो ओवर 5 डेज या 4 5 डेज, 5 दिनों के दौरान। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखो। तो इंटरवल और थोड़ा ड्यूरेशन का डिफरेंस समझो ना बेटा। ठीक है, बस ज्यादा डीपली में जाना चाह नहीं रहा, क्योंकि हमारे काम का वरना मुझे मैथ्स पढ़ाना पड़ जाएगा फिर तुम्हें कि टाइम इंटरवल में और टाइम ड्यूरेशन में क्या फर्क होता है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, ओपन एंडेड टाइम इंटरवल नहीं हो सकता ना। और उसी की आप ड्यूरेशन गिन लो कि कितना पीरियड हो गया, वो है इसका मतलब मेरे पुत्र फ्रॉम और जो पॉइंट लगा के आ रहे हो इसका आंसर आएगा ड्यूरेशन। टाइम इंटरवल का आंसर ड्यूरेशन होता है। अगर ड्यूरेशन में थ्रू लगा दोगे, थ्रू का पार करके ही तो वो हो रहा है। द लास्ट फ्यू डेज का मतलब क्या? लास्ट फ्यू डेज से ऐसा हो रहा है, कब से? आपने बोला यार मंडे से लेकर अब तक, तो वो टाइम इंटरवल बन जाएगा। लेकिन इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, अभी सिंपल ही काम चल जाएगा इतने में, अन्ना हजारे नहीं बनना। ठीक है जी, वेरी गुड, आ जाओ। दूसरा पॉइंट था ना बेटा, दूसरा पॉइंट था ना। अब तीसरा पॉइंट देखिए, अब मेरे तीसरा पॉइंट देखिए। अगर मैं आपको ये कहता हूं, ध्यान से सुन, वी, तीसरे पॉइंट में मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, वी साइकिल्ड, ठीक है, थ्रू या अक्रॉस अ नंबर ऑफ विलेजेस, कई गांवों के बीचों बीच हमने क्या की? साइकिलिंग की। अब सोचो बेटा, मैंने अभी बोला था ना, घास के बीच से, लोगों के बीच से, क्राउड के बीच से, फॉरेस्ट के बीच से, पेड़ों के बीच से। आप क्या करोगे? बस मेरे बच्चे, बस वोकैब की क्लास मत बनाओ, टेन्योर और ओवर में क्या फर्क है तो प्लीज आप सर्च कर सकते हो गूगल पे ना, छोटी छोटी बातें। मेरे पता क्या है? थ्रू अ नंबर ऑफ विलेजेस। अब तो अक्रॉस नहीं आना चाहिए, अक्रॉस उस पार, गांवों के उस पार। अरे यार, गांव के बीचों से साइकिलिंग की है सर, तो ये थोड़ा सा दिमाग दौड़ा के चलना है कि हाँ अक्रॉस नॉनसेंस साउंड कर रहा है, वो चीज आप यहां करोगे। नेक्स्ट बेटा, द ट्रेन कम्स थ्रू अक्रॉस द टनल या ओवर द टनल, टनल के ऊपर से टनल भी नहीं आएगी, थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। अब किसकी सेंस है? आपने बोला सर थ्रू द टनल की सेंस, टनल के थ्रू आती है। ठीक है, पांचवा बेटा, a lot of water is wasted through
अक्रॉस या ओवर द लीकेज। भाई लीकेज के थ्रू बोलेंगे ना, लीकेज के थ्रू पानी वेस्ट हो रहा है, लीकेज के ओवर पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, लीकेज के क्रॉस पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, थ्रू द लीकेज बोलते हैं ना, पानी वेस्ट हो रहा है थ्रू द लीकेज। अब वो लीकेज हो रही है, उसके थ्रू पानी वेस्ट हो रहा है। छठा एग्जांपल बेटा, द पुलिस, ठीक है, एंटर्ड द पुलिस एंटर्ड थ्रू या अक्रॉस द विंडो। तो बेटा विंडो के थ्रू अगर घुसोगे आप, ओवर द विंडो भी नहीं होगा, थ्रू द विंडो हो जाएगा, क्योंकि वो वही वाले काम हो गए, थ्रू द बॉक्स, तो यहां थ्रू द विंडो हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। डन है। 6, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, तुमने एक हिंदी में डायलॉग बोला होगा, ठीक है, बताओ, अपने फ्रेंड के थ्रू आया ये यहाँ, 100% मैं मान रहा हूं उसको, तुमने डायलॉग पक्का बोला होगा, अपने दोस्त के थ्रू आया ये यहाँ, अपने दोस्त के थ्रू ये यहाँ आया है, या अपने दोस्त के थ्रू आया, उसके थ्रू आया है, अपने आप तो पहुंच ही नहीं सकता, थ्रू किसी की सपोर्ट लेना। ही केम हियर थ्रू हिज फ्रेंड, तो यहां थ्रू का मीनिंग है किसी की सपोर्ट ले, किसी की सपोर्ट ले। तो ही केम हियर थ्रू हिज फ्रेंड, बाय हिज फ्रेंड मत कर देना कि फ्रेंड का इस्तेमाल करके, फ्रेंड रूट नहीं है वहां। बोला है कि नहीं बोला है, इंग्लैंड से तो नहीं हो ना, कोई अंग्रेज तो नहीं बैठा हमारे बीच, तो पता ही ना हो। ठीक है बेटा, ये थ्रू का एक इंटरेस्टिंग सा यूज है भाई, समझ आ रहा है? कर लो भाई आराम से। क्या नमस्कार भाई, नमस्कार, कुशल मंगल, घर परिवार बच्चा पार्टी सब कुछ ठीक, स्कूल बोलो चौका ये चल रहा है, नहीं कर सकते बच्चे, ठीक है। कौन आया? 6:45 तक, क्या कुछ पूछना है? अरे शुभ हो गया। नमस्कार गोविंद भाई, कोई पीडीएफ वगैरह बच्चों की? नहीं नहीं चल रही, कभी कभी लगता है अपने स्टाफ से ज्यादा मैं ही मेहनत कर रहा हूँ। कमर में दर्द हो गया बेटा, उम्र हो रही है तुम्हारी, खान पीन पर ध्यान रखो। भाई कौन था? साथ में थ्रू की जगह विद हो सकता है, साथ में थ्रू की जगह विधि केम, अरे वो तो विद तो हो ही सकता है बेटा, विद फ्रेंड का अपने दोस्त के साथ आया, दोस्त की सपोर्ट लेके आएगा, सपोर्ट का मतलब बेटा जैक नहीं बोलते, भाई की जय, भाई की, ये भी नहीं सुना क्या? जैक जैक। ओवर द ब्रिज तो पानी नहीं बहेगा बेटा, थ्रू द ब्रिज आप क्या करोगे? ब्लो द ब्रिज होगा। कुछ भी नहीं होगा जो तुमने लिखा है मेरे बच्चे, मानशो। हाँ हाँ यार, जैक होता है, जुगाड़, हाँ जुगाड़ वर्ड, अच्छा जुगाड़ वर्ड आपको पता है इसमें मतलब आप इसे इंग्लिश में यूज कर सकते हो, ये टेक्निकल वर्ड है, कोई अपशब्द नहीं है ये। जुगाड़ का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज ऐसी जो एप्रोप्रिएट नहीं है उसके लिए बट काम चला, ठीक है? कहें सर, एक यहां से आपको एक नोट लिखना है मेरे साथ साथ, और उस नोट को लिखकर आपको थ्रू का एक नया मीनिंग समझना है, ध्यान से सुनो बेटा। थ्रू एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो सकता है। जी हाँ, मेहरबान कदरदान, कमजोर दिल वाले ना देखें इस फंक्शन को, ठीक है? क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट आएगा बेटा, अभी अभी बताया था मैंने, वर्ब आएगी और किसकी, बी की वर्ब, और इसको एक्सप्लेन कर देगा थ्रू यहां, तो ये एडजेक्टिव होगा। और ये भी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। चलो इसमें किताब का एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखो ये वोकैब वाली किताब आपकी, हाँ, कहता तेरा भाई इसके अंदर से महीने में निकल जाएगा, कई बार आप बोलते हो ना, तेरा भाई इसके अंदर से महीने में निकल जाएगा, किताब के अंदर से निकल जाओगे, कहता है अरे तेरा भाई इसके अंदर से महीने में, इसके अंदर से मतलब इसको मैं गो थ्रू कर लूंगा। आपने फ्रेजल वर्ब यूज किया, गो थ्रू करने का मतलब क्या है? कहता है एक किताब इसको गो थ्रू कर लेना, कोई सिलेक्शन तो नहीं है, गो थ्रू कर लेना मतलब इसके अंदर से निकलोगे थ्रू, तो थ्रू का मतलब किसी काम को कंप्लीट कर लेना, थ्रू का मतलब हो गया एडजेक्टिव, किसी काम को कंप्लीट कर लेना, है ना बेटा? किसी थ्रू यहां एडजेक्टिव क्या मीनिंग देगा? किसी काम को कंप्लीट कर लेना, किसी काम को कंप्लीट कर लेना, किसी काम को कंप्लीट कर लेना, तो उसके थ्रू निकल जाना, ठीक है? ये ध्यान रखो। अब देखो भाई एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया था थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है? बैंक का क्वेश्चन है, क्योंकि सीरियल का नहीं है, बैंक का क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बोला आई हैव गॉट सम वर्क टू डू, मुझे कुछ काम मिल गया है करने को, आई हैव गॉट सम वर्क टू डू बट आई शुड बी थ्रू, बट आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, 1 घंटे में मैं इसको पूरा कर लूंगा, इन एन आवर, ठीक है? बट आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, इफ यू कैन वेट, अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो, इफ यू कैन वेट। देखो इसका मतलब ये निकल के आ गया, इसका मतलब ये निकल के आ गया कि भाई मुझे कुछ काम मिल गया करने को, बट आई शुड बी थ्रू, बट आई शुड बी थ्रू, आई शुड बी की फॉर्म आ गई ना, आई शुड बी थ्रू, तो ये एडजेक्टिव बेटा है। अब बच्चों ने पेपर में इसमें एरर निकाल दिया, उसको लगा कि थ्रू और इन दो प्रेपोजिशन आ रही है, आई शुड बी थ्रू, बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, मैं थ्रू कर लूंगा मतलब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा इन एन आवर, 1 घंटे में, ये प्रेपोजिशन है इन एन आवर, 1 घंटे में। तो आई हैव गॉट सम वर्क टू डू, मुझे कोई काम मिल गया है करने को, बट आई शुड बी थ्रू, बट मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा इन एन आवर, 1 घंटे में, इफ यू कैन वेट, अगर तू इंतजार कर सकता है ना। इंटरेस्टिंग, आई शुड गो थ्रू इन एन आवर में लिखा मैंने, आई शुड गो थ्रू इट,
मैंने बोला आई शुड बी थ्रू, आई एम थ्रू, इसका मतलब मैंने कुछ काम कंप्लीट किया हो, मैं नेक्स्ट राउंड में पहुंच गया, आई एम थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, इसका मतलब मैंने कोई एक राउंड कंप्लीट कर लिया और मैं अगले राउंड में पहुंच गया। देखो जैसे मैंने बोला ही इज थ्रू, ही इज टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ द गेम, नेक्स्ट राउंड ऑफ द गेम, गेम के अगले राउंड में मैं पहुंच गया, गेम के अगले राउंड में मैं पहुंच गया, देख रहे हो, गेम के अगले राउंड में मैं पहुंच गया, तो मैं बोलूंगा आई एम थ्रू, मैंने कोई काम कंप्लीट कर लिया, आई एम थ्रू, आई एम थ्रू, आई हैव दिस बुक बट आई शुड बी थ्रू, आई शुड बी थ्रू इन 1 मंथ, एक महीने में आई शुड बी थ्रू, मतलब इस काम को मैं कंप्लीट कर लूं, आई विल कंप्लीट दिस बुक, ठीक है। तो ही इज थ्रू, तो आपको बी की फॉर्म दिखेगी ही इज थ्रू, और ये ही इज रिच, ही इज टायर्ड, तो ये एडजेक्टिव तो है। तो भाई मेरे क्या है, ये मेरे पास कुछ काम करने को, बट आई शुड बी थ्रू, आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, मैं 1 घंटे में इसको पूरा कर लूं, ये नहीं होता थ्रू का, तो एज एन एडजेक्टिव किसी काम को कंप्लीट कर ले, तो चिंता ना करो बेटा, कर लोगे आप सब कुछ, हो गया ना, तो एक और बार कर लिया। लाजू, ए लाजू, लाजू खाने का क्या बनाया उसने, ये कुछ नहीं, कैसे बनता है पास्ता वास्ता, तेरे को पता है सीधे साधे आदमी कहाँ खाएंगे पास्ता, हरी सब्जी बनाओ कुछ है, मैगी, मैगी तो बच्चा पार्टी खाते, खिचड़ी बनाएगा, चलो छोड़, नई शर्ट लिए तुम, नई शर्ट लिए, आप लग रहा है तो आज ठीक है भाई। बचपन में मैगी खाने का मन होता था, पापा ने खाने नहीं दी, या उतने पैसे वैसे नहीं होते थे, अब खा सकते हैं तो पैसे नहीं खाने, ये भी अजीब ही दुनिया है बेटा, जब जो चाहिए वो चीज मिलती ही नहीं। ठीक है भाई, हाँ तुम तो मैगी खा ही लोगे भैया, मैगी पे तो जिंदा हो तुम, उड़ाई दोगे मैगी को भैया जी आप। बताओ बेटा, पहले यहाँ तक बता दो, कोई डाउट है तो। डन इतना, चलो खुश रहो, फिर कल मिलते हैं क्लास नंबर 8 में, और रोज शाम वाली ये क्लास, मतलब बाकी पहली क्लास रहेगी आपकी क्लास नंबर 8, हो सकता है कल ये ऑफ रहे, परसों हम शाम वाली क्लास करें, कुछ काम कल पढ़ भी सकता है, नहीं भी, अभी मेरे को फुल एंड फाइनल पता नहीं, प्रपोजिशन क्लास नंबर 8 करेंगे बेटा, ठीक है यार। ये काम करें आज थोड़ा 7 बजे तक पढ़ ले, ये कर सकते हैं क्योंकि कल ऑफ रहेगी तो थोड़ा फायदा तो मिल जाएगा यार, है बाजी थोड़ा पढ़ ले, क्या ये कर सकते, बताओ जल्दी बताओ यार, आपके मन पे है, क्योंकि कल की छुट्टी हो सकती है, तो आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या कहते हो, बताओ सर, जो मन हो, ज्यादा जिस साइड वोट जाएंगी वो थोड़ा 7 बजे तक पढ़ ले। बहुत निकम्मे बच्चे हैं, बहुत ही ज्यादा, कसम से, मतलब हद निकम्मे बन, पता है क्या करें, नहीं 80% का नहीं जवाब है, अगर तुम यस कहते ना, मैं मम्मा प्रॉमिस मैं बंद करता क्लास को, लेकिन इसी 80% निकम्मा कह रहा है नहीं, कल कल अभी बताता हूँ। अरे आकाश, कमेंट को 7 बजे तक कर देना, हाँ 7:05 तक कर दे, 7:05 तक, अभी करके रिफ्रेश कर देता कि कमेंट रहे 7:05 तक, अभी बताता हूँ तुम्हें, आज गद्दारी कर, मैं अभी बताता हूँ, हाँ भाई अब तो 7 बजे तक तुमको पढ़ाना है पक्का, अगर तुम यस लिखते ना पक्का नहीं, बट 20% यस है, 2-3% ये भी जैसी आपकी मर्जी, बाकी करे नहीं नहीं जाने दो सर, अभी बता। देखो अगला, ऑन और ऑन टू में क्या फर्क होता है, अगली बात ये बेटा, ऑन और ऑन टू, थ्रू के बाद ऑन और ऑन टू में क्या फर्क है, और फिर मैं आपको इन भी समझा दूंगा, इसमें इन और इन टू, ठीक है। देखो भाई, तो अगर आप देखते हो ना, तो ऑन मैंने आपको बताया भी था, ऑन में होता है सरफेस टच, सरफेस, और सरफेस क्या होगा, टच, कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हुई है, ठीक है, वेरी गुड, तो उसके पास क्या है, ऑन है, तो 7 बजे तक करेंगे भाई, ऑन टच, टफ लिख रहा हूं मैं टच को, ठीक है। दूसरा बेटा ऑन टू जो होता है ना, वो कंपाउंड प्रीपोजिशन है ना, ठीक है ना, तो ये ऑन है प्लस में ये टू है जी, तो ऑन किसी चीज के ऊपर आप उस चीज को रख रहे हो, टू उसमें मूवमेंट भी आ गई, टू उसमें मूवमेंट भी आ गई। अगर मैं जंप ऑन टू द टेबल करूंगा ना, तो उसका मतलब ये हो जाएगा मैं नीचे से ऊपर कूद गया, अगर मैं ये कहूं, दोनों में देखते हैं, देखो ही वाज स्टैंडिंग, एग्जांपल लिख सकते हो आप, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द टेबल या ऑन टू द टेबल, वो टेबल पर खड़ा हुआ था बेटा, अगर टेबल पर खड़ा हुआ था तो ऑब्वियसली बात है ना भाई, ऑन द टेबल होगा, ऑन टू द टेबल क्यों होगा, मूवमेंट तो है नहीं, मैं अभी खड़ा हूं सपोज टेबल पर, तो मैं बोला आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, ऑन टू द टेबल तो नहीं बोलूंगा भाई, वेरी। अगर मैं कहूं ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, हाँ, और एक बेटा मैं बोल दूं ही जंप्ड ऑन द टेबल, दोनों सही है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, दोनों सही है, ही जंप ऑन द टेबल या ही जंप ऑन टू द टेबल, ऑन टू और ऑन में क्या फर्क है, सपोज करो छोटू भाई, ये है जी टेबल हमारी, ये है टेबल, ऑन टू का मतलब हो गया वो ऐसे कूदा जैसे कोई बिल्ली है और वो टेबल पर कूद गई, कैट जंप ऑन टू द टेबल, तो सरफेस चेंज हुआ, नीचे से ऊपर ऑन टू द टेबल या ऊपर से ऊपर कूद गई, कहीं से सरफेस चेंज है, मतलब पहले से उसका टेबल सरफेस नहीं था, कहीं और से, चाहे ऊपर से वो टेबल पर कूदी ऐसे ऐसे ऐसे, कहीं से भी, कहीं और से, खिड़की से टेबल पर कूद गई, नीचे से टेबल पर कूद गई, तो ये हो गया बेटा ऑन, और ये जो मूवमेंट है ये हो गई टू, तो ये हो गया हमारा ऑन टू का एग्जांपल, कि ऑन हो गया ये, वो आगे सरफेस पे ऑन, और ये टू हो गया मूवमेंट, ऑन टू द टेबल। लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, वो बंदा पहले से ही टेबल पर खड़ा हो, वो बंदा पहले से ही टेबल पर खड़ा हो, आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल एंड जंप्ड ऑन द टेबल, आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल एंड जंप्ड ऑन द टेबल, टेबल पर खड़ा था, टेबल पर कूदा, तो इसमें सरफेस चेंज नहीं हुआ बेटा, ये हो गया ऑन द टेबल,
ये हो गया ऑन द टेबल, ये जंप ऑन द टेबल, टेबल पर मत कूद, यू शुड नॉट जंप ऑन द टेबल, टेबल पर मत कूद, यू शुड नॉट जंप ऑन टू द टेबल, इसका मतलब वो टेबल पे ऐसे कूदे, कहीं और से सरफेस चेंज करो, ठीक है, ये फर्क है बेटा। तो यहां तो ये दोनों सही है, लेकिन यहां मोमेंट के केस में गलत, यहां मोमेंट के केस में गलत होगी ना रिफ्रेश। मैंने पूछा 7 तक पढ़ी, सब करना ही नहीं, ठीक है। थोड़ा ऑन और ऑन टू के नजारे आपको समझ आएंगे। ठीक है, आप देखो पाजी, अच्छा इन और इनटू में क्या फर्क होता है, छोटी छोटी बातें यार, कोई दिक्कत नहीं। इन और इनटू में क्या फर्क है, बिल्कुल बेटा सेम है। जो इन होगा ना, इन और इनटू इसके नीचे आप लिखिएगा, जो इन होगा ना वो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है, होने की अवस्था। आप कहां हो, थ्री डायमेंशन की बात होगी बेटा। यहां आप कहां, मैं कमरे में हूं, मैं अपने कमरे में, मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अगर वो कमरे में चल के जा रहा है, एंटर कर रहा है, तो वो इनटू है। इनटू में क्या हो जाएगा बेटा, मूवमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि इनटू जो है ना वो इन प्लस टू से बना है। इन आप कमरे के अंदर जा रहे हैं, मूवमेंट भी है, तो टू भी आ गया, ठीक है, टू भी आ गया, तो इन प्लस टू यहां बन जाएगा मेरे भाई, इन और टू, इन टू ये बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं बेटा ही वॉज इन हिज रूम या ही वॉज इन टू हिज रूम, वो अपने कमरे में था, तो आप देखोगे सर वो कमरे में था, स्टेट ऑफ बीइंग है, कहां है, होना, तो आप ही वॉज इन हिज रूम लिखोगे भाई, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं ही केम इन या ही केम इनटू माय रूम, वो मेरे कमरे में आया था, तो बेटा वो सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशन पढ़ा हुआ होगा, ही केम इन माय रूम नहीं होगा, अब मोमेंट आगे बेटा ही केम इनटू माय रूम हो जाएगा, ही केम इनटू माय रूम हो जाएगा। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन वही पढ़ने में क्या जाता है, आसान सी काम, पढ़ लो मेरे बच्चे, मतलब कॉपी कर लो। धन भाई जी, चलो अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, कर लो, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा भाई, कॉपी जिसका नहीं हुआ फटाक से कर लो, स्क्रीन चेंज ही करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, चलो भाई अब देखो, इसमें मुझे एक फंक्शन समझाना है, ठीक है, क्लास 8 तो भी नहीं, इसमें एक फंक्शन मुझे समझाना है, जो क्लास फंक्शन आज की क्लास का होगा, ध्यान से सीखिएगा सर। उसमें बेटा कि आपको चमत्कार पता क्या होता है, कई ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जिन्हें आप प्रेपोजिशनल एडवर्ब्स कह सकते हैं, मतलब प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम कर सकती है सर, प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम कर सकती है। और इस फंक्शन में मुझे ये कुछ आपको एक फंक्शन समझाना है अभी इससे रिलेटेड, लेकिन उसके लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको बताना होगा। क्या होता है कॉन्सेप्ट देखिएगा, प्रेपोजिशन, ठीक है, ऐसे ही लिख लो, सम प्रेपोजिशंस कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब। बेटा कुछ प्रेपोजिशंस एडवर्ब की तरह भी यूज की जा सकती हैं, और उन प्रेपोजिशंस को हम प्रेपोजिशनल एडवर्ब भी कहते हैं। ऐसी एडवर्ब्स जो एडवर्ब नहीं थी, प्रेपोजिशन होती हैं, लेकिन वो एडवर्ब का भी काम कर लेती। सर एडवर्ब का काम कैसे कर लेगी, देखो भाई ध्यान से सुनिए। अगर मैं एडवर्ब को बोलूं बेटा, एडवर्ब बेसिकली होता क्या, जो एक्शन में डिटेल ऐड करता है, ज्यादातर आप यही देखते हो ना, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, वो काम एडवर्ब का होता है बेटा, यही तो काम है, ये काम एडवर्ब का होता है भाई, ठीक है, प्रेपोजिशन तो रिलेट करने। लेकिन मेरे पुत्र अगर मैं बोल दूं मैं आई गो देयर, मैं आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मैं आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो बेटा एक बात बताओ, मैं आई गो वेयर देयर, वहां, तो ये गो हुआ एक्शन, और ये देयर क्या हुई बेटा, एडवर्ब। मैं गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मैं गो वेयर देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं ये बोल दूं, जब तुम बचपन में स्कूल में बोलते थे मैं आई कम इन सर, जानबूझ के बोलते थे ना, कई बार गुड मॉर्निंग को भी खींचते थे, सो मैं कम इन, मैं कम इन, मैं कम इन बस, मैं कम इन बस, इनके बाद कुछ बोलते थे तुम, इनके बाद कभी कुछ बोला तुमने आज तक, तो इन प्रेपोजिशन कैसे हुई भाई, अगर इन प्रेपोजिशन होती बेटा, अगर इन प्रेपोजिशन होती तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट ना होता, ना तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ना इससे पहले इसका कहीं ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है पहले में रिलेट कर ले, लेकिन इसके ना बाद में ना पहले, तो ये है क्या, मैं कम वेयर इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं बस, क्या मैं अंदर जा सकता हूं, क्या अंदर आ सकता हूं बस,
जैसे तुमने बोला मे आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूं, तो मे आई कम वेयर इन, तो बेटा इन यहां पर, ठीक है, इन यहां पर टेक्निकली प्रेपोजिशन है ही नहीं। अगर प्रेपोजिशन हो तो इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट या पहले रिलेट करे ना पहले रिलेट करे ना बाद में सिंपल बोल देते थे अंदर आ जाओ, बाहर चला जाओ, अंदर आ जाओ, बाहर चलो, बस खत्म। इसके अलावा तुमने कुछ बोला ही नहीं कभी। तो आपको क्या लगता है, अरे भाई एडवर्ब है, यहां ये प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन ना रही, समझ रहे हो? तो मे आई गो देयर, तो देयर, तो मे आई कम इन, ठीक है, ये चीज मे आई कम इन सर, तो सर तो अलग हो गया ना, तो अलग हो गया, लेकिन यहां पर तो ये भाई, यहां पर तो ये बात है, इसका मतलब इन यहां प्रेपोजिशन नहीं है बेटा, ये इन यहां एडवर्ब है। इसका मतलब कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो अपने आप में प्रेपोजिशन ना होकर उस सेंटेंस में वो काम एडवर्ब का करती है। जब थ्रू हमें धोखा दे गया, जो बंदा एडजेक्टिव बन गया प्रेपोजिशन होते हुए, तो प्रेपोजिशनल एडवर्ब्स उन्हें कहते हैं, प्रेपोजिशनल एडवर्ब्स उन्हें कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना प्रेपोजिशनल एडवर्ब्स। प्रेपोजिशनल एडवर्ब्स उन्हें कहते हैं बेटा जो होती तो अपने आप में प्रेपोजिशन से है लेकिन काम वे एडवर्ब का कर लेती हैं, ठीक है। तो सर इनको याद कर लेगा तेरा भाई, याद रात को बैठ के बेटा याद नहीं करनी, सेंटेंस पढ़िए मीनिंग देगा, अपने आप पेपर में पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पहचान लोगे, रट्टा नहीं मारना, पढ़नी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे इसी एग्जांपल को अगर मैं ऐसे लिखूं, मे आई कम इनटू, क्यों नहीं बोला कभी इनटू, मे आई कम इनटू, मे आई कम इनटू, पता है क्यों? क्योंकि बेटा मे आई कम इनटू, इनटू सिर्फ प्रेपोजिशन होती है, वो एडवर्ब बनती नहीं। मे आई कम इनटू, इनटू क्या आगे तो बोल, इसका मतलब अगर ये प्रेपोजिशन है जो कि एडवर्ब नहीं बन पाई तो इसको इसका ऑब्जेक्ट चाहिए। और पेपर में क्या देगा, मे आई कम इनटू, और बच्चा जो तोते की तरह रट के गया होगा, जब मोमेंट की बात होती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं, अगर कम और गो है तो इसके साथ इनटू आता है, टू नहीं, वो तो पेपर में निकम इनटू लगा देगा, उसको पता ही नहीं एडवर्ब है बेटा, इन एडवर्ब बनती इनटू, इनटू अपने आप में टू मोमेंट दिखाएगा, टू कहां तक, टू डेस्टिनेशन दिखाएगा, डेस्टिनेशन आप लिखोगे नहीं तो ये टू प्रेपोजिशन है, टू तो नहीं बनता मेरे बच्चे एडवर्ब, टू प्रेपोजिशन इनटू में इन प्लस टू जुड़ा हुआ है, तो बेटा इन प्लस टू जुड़ा है, और टू क्या है प्रेपोजिशन, वो अपना क्या मांगेगा डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन मतलब वो क्या मांगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो गलत। इसलिए बेटा मे आई कम इन तो सही होता है, मे आई कम इन तो सही होता है, लेकिन बेटा मे आई कम इनटू गलत होता है, इनटू ओनली प्रेपोजिशन, लिखवा दो इनटू ओनली प्रेपोजिशन, ये केवल प्रेपोजिशन है, तो प्लस में इसका क्या आएगा ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा इन ये बंदा प्रेपोजिशन भी होता है और ये बंदा एडवर्ब भी होता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो बेटा जरा सावधान रहिए और सतर्क रहिए। इसको भी कई बच्चे पता है कैसे रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इनका प्रयोग करें, अगर ऑब्जेक्ट हो मोमेंट के केस में तो इनटू का प्रयोग करें, पागलपन है बेटा, इसलिए लॉजिक हमेशा आपकी सहायता करे, ठीक है बेटा। आए तो समझाना चाह रहा था, अब करो कॉपी में इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूं बस, फिर आज की क्लास खत्म, ठीक है। बोलते नहीं अरे बस तेरा भाई इधर ही घूम के आ रहा है, तो आई एम गोइंग अराउंड, आई एम गोइंग अराउंड, आई एम गोइंग अराउंड, अराउंड तो जबकि वैसा प्रेपोजिशन होती है, यहां तुमने उसको है कि नहीं बेटा, लिख देता हूं उसके एग्जांपल, चिंता ना करो। बोलते नहीं कम अब क्या होती है प्रेपोजिशन होती है, ठीक है। बस बेटा एग्जांपल लिख लो एक दो फिर छुट्टी है, कोई टेंशन नहीं। मैं बोल दूं ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अप, ऊपर, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड देयर, कहां, तो ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अप, आ गया ना एडवर्ब, बोलते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, तो वो जो आउट है एडवर्ब ही है बेटा, ये छोटी छोटी जो बातें आप बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैंने बोल दिया आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, फिनिश्ड हिज वर्क, जब वो अपना काम खत्म कर चुका था, ही स्टेप्ड इनसाइड, तो उसने अंदर कदम रखा, ही स्टेप्ड इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड, बोलते नहीं है प्लीज कम इनसाइड। अब देखो यहां जब आप स्टेप इनसाइड लिख रहे हो, मैंने बोल दिया ही स्टेप्ड, उसने कदम रखा, कहां, इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड, अरे बाहर क्यों खड़े हो, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आ जाइए, बोलते प्लीज कम इनसाइड, या तो प्लीज कम इन बोलते हो या प्लीज कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड, बाहर क्यों खड़े हो, तो बेटा ये एडवर्ब है, बॉक्स बना लेना सर्कल, ये एडवर्ब है बेटा, ठीक है, डन है, ये चीज याद रखिएगा, क्लियर। अब एमएस धोनी के बारे में एक बात सुनो सर, मैंने बोला हिज फैंस, ठीक है, cheered him up, ठीक है, cheered him up या cheered him on, cheer on, अब on वहां एडवर्ब, समझ में आया बेटा, चलो कर लो बेटा कॉपी, फिर करते हैं छुट्टी का 2 मिनट। नहीं 1 मिनट का बचा बस, एक लास्ट एग्जांपल लिख लो बेटा, ही पुट माई बुक अवे, तो अवे भी तो एडवर्ब ही है, पुट माई बुक अवे, ठीक है बस बेटा इतना काफी। तो इस तरीके से आप एडवर्ब के रूप में भी देख सकते हैं। ना अच्छा ऐसे इंग्लिश में, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, क्या बोलोगे, वो अंदर आया था, उसने मेरी किताबें दूर रख दी, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, ही केम इन टू टॉक टू मी, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, ही केम इन टू टॉक टू मी, तो इन एडवर्ब बेटा, प्रेपोजिशन का, इनका कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा है, ही केम इन, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, ही केम इन टू टॉक टू मी, वो अंदर आया था मुझसे बात करने। चलो बेटा अब कल हम करेंगे प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 8, अगर कल की छुट्टी हुई तो परसों शाम की, तो ये क्लास 7 थी बेटा आपकी, फिर 8 करेंगे हम, कल की छुट्टी हुई तो परसों, ठीक है। सेव कर दो मेरा लाल, जी सेव कर देता हूं यार, he came in to talk to me, वो अंदर आया था मुझसे बात करने, ठीक है बेटा। चलो भाई दुकान बढ़ाने का टाइम होगा, शटर करते हैं डाउन, शटर करते हैं डाउन, बाय बाय, टेक केयर, यहीं से शटर डाउन कर दूं मैं, बाय बेटा।